नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समाचार। दिन के 2 बज चुके हैं और प्रधानमंत्री ब्रुनेई की सफल यात्रा के बाद अब पहुंच चुके हैं सिंगापुर। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। ब्रुनेई के सफल दौरे के बाद 2 दिनों की यात्रा पर सिंगापुर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने समकक्ष लॉरेंस वोंग के साथ करेंगे मुलाकात। व्यापार और निवेश में नए आयामों पर होगी चर्चा। दोनों देशों के बीच संबंधों को मिलेगी नई मजबूती। ब्रुनेई में सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया से मुलाकात के दौरान पीएम ने भविष्य में रणनीतिक साझेदारी की जताई आशा। ब्रुनेई को बताया भारत के एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत बेहद अहम। दोनों देशों के बीच अहम समझौतों ज्ञापन पर भी हुए हस्ताक्षर। रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में लखनऊ में तीनों सेनाओं का पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन। सशक्त और सुरक्षित भारत की थीम पर आयोजित सम्मेलन में सभी सैन्य कमांडर्स के साथ सुरक्षा मुद्दों पर होगी महत्वपूर्ण चर्चा। त्रिपुरा के 2 उग्रवादी समूहों के साथ शांति समझौते पर आज दिल्ली में होंगे हस्ताक्षर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री माणिक साहा रहेंगे मौजूद। पेरिस पैरालंपिक्स में आज पुरुषों के शॉटपुट F46 फाइनल में 3 भारतीय खिलाड़ी मैदान में। वहीं पावर लिफ्टिंग में परमजीत कुमार और सकीना खातून पर रहेगी नजर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समाचार। मैं हूं अजय मिश्रा और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। ब्रुनेई की यात्रा सफलतापूर्वक समाप्त करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं सिंगापुर और पीएम आज सिंगापुर के दौरान अपने समकक्ष लॉरेंस वोंग के साथ मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा से सिंगापुर के साथ दशकों से आर्थिक और सांस्कृतिक जो संबंध चले आ रहे हैं उनको नई मजबूती मिलने की उम्मीद है। और इससे पहले चरण की ब्रुनेई यात्रा के दौरान ब्रुनेई दारुसलाम के सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया के साथ प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। सुल्तान के महल इस्ताना नूरुल ईमान पैलेस में दोनों नेताओं की औपचारिक मुलाकात हुई। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और सुल्तान हाजी हसनल ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की और दोनों ही देशों के बीच कई समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए और उनका आदान प्रदान किया गया। अपने वक्तव्य के दौरान प्रधानमंत्री ने शाही परिवार द्वारा गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए आभार जताया। उन्होंने दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य में रणनीतिक स्तर तक ले जाने की आशा जताई और कहा कि ब्रुनेई भारत के एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत एक अहम देश है। यह भी सुखद संयोग है कि इस वर्ष हम द्विपक्षीय साझेदारी की 40वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक विजन में ब्रुनेई का महत्वपूर्ण साझेदार होना यह हमारे लिए उज्जवल भविष्य की गारंटी है। हम एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं। मुझे विश्वास है कि मेरी इस यात्रा से और हमारी चर्चाओं से आने वाले समय के लिए हमारे संबंधों को स्ट्रैटेजिक दिशा मिलेगी। और दोनों ही नेताओं के बीच शिष्टाचार मुलाकात भी हुई। इस दौरान दोनों ही नेताओं ने आपसी संबंधों की प्रगाढ़ता को लेकर के संतुष्टि जताई। एक दूसरे के विजन की सराहना दोनों ही नेताओं ने की और प्रधानमंत्री ने ब्रुनेई दारुसलाम की आज़ादी की 40वीं वर्षगांठ पर शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही उन्होंने आपसी संबंधों को नई ऊंचाई देने की दिशा में कदम उठाए जाने की बात कही। भारत और ब्रुनेई के बीच गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध है। इस साल हम अपने राजनीतिक संबंधों की 40वीं सालगिरह मना रहे हैं। इस अवसर पर हमने निर्णय लिया है कि अपने संबंधों को एनहांस
पार्टनरशिप का दर्जा देंगे। हमारी साझेदारी को स्ट्रैटेजिक दिशा देने के लिए हमने सभी पहलुओं पर व्यापक चर्चा की। हम आर्थिक, वैज्ञानिक और रणनीतिक क्षेत्रों में अपने सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने कृषि, उद्योग, फार्मा और स्वास्थ्य के साथ साथ फिनटेक और साइबर सिक्योरिटी में आपसी सहयोग पर बल देने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने रक्षा, अंतरिक्ष और दोनों देशों के बीच आवागमन को लेकर के भी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया है। हमने एलएनजी में लॉन्ग टर्म सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की। रक्षा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के लिए हमने रक्षा उद्योग, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की संभावनाओं पर सकारात्मक विचार किए। अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपने सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए हमने सैटेलाइट डेवलपमेंट, रिमोट सेंसिंग और ट्रेनिंग पर सहमति बनाई है। दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी के लिए जल्द ही डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू की जाएगी। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग और नियम आधारित व्यवस्था पर प्रधानमंत्री ने आशा जताई। उन्होंने कहा कि भारत विस्तारवादी नहीं बल्कि विकासवादी व्यवस्था में विश्वास रखता है। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक विजन में ब्रुनेई का महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। भारत हमेशा आसियान सेंट्रलिटी को प्राथमिकता देता आया है और आगे भी देता रहेगा। हम अनक्लॉस जैसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और ओवरफ्लाइट्स का समर्थन करते हैं। हम सहमत हैं कि इस क्षेत्र में कोड ऑफ कंडक्ट पर सहमति बने। हम विस्तारवाद नहीं, विकासवाद की नीति का समर्थन करते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रुनेई की 2 दिनों की यात्रा संपन्न हो चुकी है। विदेश मंत्रालय में सचिव जगदीप मजूमदार ने प्रधानमंत्री की इस यात्रा को बेहद सफल बताया। They had detailed discussions on how to take the bilateral relations forward, and they covered a wide area of defense, trade and investment, space, energy, health, culture, and people-to-people relations. Brunei is going to start direct flights to India from Bandar Seri Begawan to Chennai. Also, they discussed emerging areas of bilateral cooperation such as fintech, the digital technology, digital payment systems, as well as renewable energy. A joint statement was issued that elevates the relationship to an enhanced partnership. तो भारत और ब्रुनेई के संबंधों में ऊंचाइयां मिली हैं, जो हम लगातार कह रहे हैं कि काफ़ी सफल यात्रा है इस लिहाज से, क्योंकि अब दोनों देशों के बीच ये पहली द्विपक्षीय वार्ता थी और इसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया इस बात को कि अब हम अगले स्टेज पर लेकर के जाएंगे। साथ ही साथ रणनीतिक यानी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की तरफ प्रधानमंत्री ने इशारा किया है कि दोनों देशों के जो संबंध हैं वो भविष्य में जा सकते हैं और जो डायरेक्ट फ्लाइट की शुरुआत की गई है उससे दोनों देशों के बीच जो पीपल टू पीपल कनेक्ट है उसको बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रुनेई के सुल्तान को भारत आने का भी न्योता दिया है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों पर निगाह डालते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में आज केंद्र सरकार, त्रिपुरा सरकार और नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा NLFT और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स ATTF के प्रतिनिधियों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। त्रिपुरा के मूल निवासियों की समस्याओं का स्थायी समाधान लाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में इसी साल मार्च महीने के दौरान त्रिपुरा और केंद्र सरकार के बीच एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। सरकार को उम्मीद है कि इस तरह के समझौते से क्षेत्र में हिंसा और संघर्ष पर विराम लगेगा और शांति की बहाली में मदद मिलेगी।
कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या मामले को लेकर पश्चिम बंगाल की सरकार बुरी तरह से घिरने और भारी जनाक्रोश के दबाव में महिला सुरक्षा से जुड़ा विधेयक लेकर के आई। वैसे तो बीजेपी ने इस विधेयक को अपना समर्थन दिया, लेकिन बीजेपी नेता और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ममता बनर्जी की कथनी और करनी पर अब सवाल खड़े किए। किरेन रिजिजू ने एक एक्स पोस्ट में ममता बनर्जी पर बलात्कार जैसे संवेदनशील मुद्दे पर लापरवाही बरतने को लेकर निशाना साधा। किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 2021 का एक पत्र साझा करते हुए लिखा है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने महिलाओं और बच्चों को त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए अपने सबसे पवित्र कर्तव्य की अनदेखी की है। उन्होंने कहा कि 2021 का यह पत्र स्पष्ट रूप से इसका प्रमाण है। 2021 में लिखे गए इस पत्र में ममता सरकार से बलात्कार जैसे मामलों से निपटने के लिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की स्थापना और संचालन के लिए सहमति देने की अपील की गई है। पत्र में 28,559 बलात्कार और पॉस्को एक्ट से जुड़े लंबित केसेस का शीघ्र निपटान के लिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की स्थापना के लिए अनुमति देने को कहा गया है। संसदीय कार्य मंत्री ने इस मामले को बेहद गंभीर बताते हुए राजनीतिक मुद्दा न बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि ऐसे जघन्य अपराधों के लिए बहुत सख्त कानून जरूरी है, लेकिन मजबूत कार्रवाई उससे ज्यादा जरूरी। साथ ही उन्होंने कहा कि बंगाल सरकार कार्रवाई करने में विफल रही। और वहीं संसदीय कार्य मंत्री के एक्स पोस्ट को शेयर करते हुए बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री द्वारा भेजा गया ये पत्र फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट और पॉस्को कोर्ट की स्थापना के संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार के ढुलमुल रवैये पर प्रकाश डालता है। बीजेपी नेता ने लिखा कि महिलाओं और बच्चों के लिए त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के साथ सीधे इस मामले को उठाने के बाद भी उन्होंने इस मुद्दे को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने कहा कि हर कोई जानता है कि जो कुछ भी कहा जा रहा है या किया जा रहा है वो केवल एक दिखावा है। और आपको याद होगा कि जब पश्चिम बंगाल विधानसभा में कल ममता बनर्जी इस विधेयक को पेश कर रही थी तो उन्होंने कोलकाता की बात कम की, उत्तर प्रदेश और पूरे देश की बात की और अनेक आरोप दूसरे राज्यों पर लगाए। कोलकाता रेप मर्डर मामले को लेकर के कला और साहित्य जगत से जुड़ी हस्तियां भी बेहद आक्रोशित हैं। ममता सरकार के रवैये से नाराज कई प्रमुख साहित्यिक, रंगमंच और फिल्मी हस्तियों ने राज्य सरकार द्वारा दिए गए पुरस्कार लौटाने की अब घोषणा कर दी है। जिन कलाकारों और साहित्यकारों ने अवार्ड वापसी का फैसला लिया है उनमें अभिनेत्री सुदीप्ता चक्रवर्ती, रंगमंच कलाकार विप्लव बंदोपाध्याय और प्रसिद्ध अभिनेता चंदन सेन शामिल हैं। राज्य के सूचना और सांस्कृतिक मामलों के विभाग को लिखे पत्र में सुदीप्ता चक्रवर्ती ने कहा कि वो घटना के विरोध में जुलाई 2013 में ममता सरकार द्वारा दिए गए विशेष फिल्म पुरस्कार को वापस कर रही हैं। इसी तरह से बंगाली रंगमंच कलाकार विप्लव बंदोपाध्याय ने ऐलान किया कि इस साल के शुरुआत में पश्चिम बंगाल नाट्य अकादमी से पूरा मिला पुरस्कार वो राज्य को वापस लौटा रहे हैं। उन्होंने राज्य सरकार और पुलिस बल पर आरोप लगाया कि 9 अगस्त को आरजी अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना से जुड़े तथ्यों को वो छिपाना चाहते हैं। अभिनेता चंदन सेन ने भी घोषणा की वो नाट्य अकादमी द्वारा उन्हें दिए गए दीनबंधु मित्र पुरस्कार को वापस लौटा रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। इस सम्मेलन का आयोजन 11 से 13 सितंबर तक किया जाएगा। इसका दूसरा संस्करण और भी बड़ा होगा, जिसमें 7,000 से ज्यादा प्रतिनिधियों के हिस्सा लेने की उम्मीद है। ग्रीन हाइड्रोजन का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एक प्रमुख मंच है। इसमें वैश्विक हितधारक हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकियों के विकास को आगे बढ़ाने के लिए एकजुट होते हैं। इस वर्ष ग्रीन हाइड्रोजन पर दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होने वाला है, जिसमें 7,000 से अधिक प्रतिनिधि अनुसंधान संस्थानों, उद्योग हितधारकों और शिक्षाविदों के बीच सहयोग को बढ़ावा देंगे। जनवरी 2023 में भारत ने शुरुआती निवेश के साथ राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू किया था। 19,744 करोड़ रुपए मिशन के लक्ष्य के साथ भारत को हरित हाइड्रोजन उत्पादन और निर्यात में वैश्विक स्तर पर स्थापित करना है। This conference will mark the significant milestone as we come together to explore the latest advancement and the emerging technologies in the field of green hydrogen. Our goal over these 3 days will be to deepen our understanding about the green hydrogen landscape, foster connection with the global scientific communities and industries. यह कार्यक्रम उभरते हरित हाइड्रोजन परिदृश्य पर चर्चा के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा।
जो वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय और उद्योग के नेताओं के बीच संबंधों को स्थापित करेगा। We also address the crucial aspects such as hydrogen production, storage, distribution, and its various application. Additionally, we will explore the green financing, upskilling our workforce, and support for the startups in this promising sector. 3 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में हाइड्रोजन उत्पादन, भंडारण, वितरण और अनुप्रयोगों के साथ साथ हरित वित्त पोषण, कौशल और क्षेत्र के विकास के लिए प्रमुख विषयों को शामिल किया जाएगा। 2030 तक राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन की वार्षिक उत्पादन क्षमता हासिल करना है। सतत भविष्य के लिए भारत कई महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। स्वच्छ ऊर्जा के तौर पर ग्रीन हाइड्रोजन को अपनाना और विकसित करना भी इन कदमों में शामिल है। ऐसे में ग्रीन हाइड्रोजन पर हो रहे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में दुनिया के विशेषज्ञों का जुटना इस दिशा में एक निर्णायक कदम साबित हो सकता है। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। उधर बिहार के छपरा में अचानक एक छज्जा गिरने से 100 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। मंगलवार रात छपरा के ईश्वरपुर मेले में ऑर्केस्ट्रा के दौरान ये हादसा हुआ। गांव में महावीरी जुलूस निकाला जा रहा था। जुलूस में हज़ारों की संख्या में लोग मौजूद थे। अचानक एक घर का छज्जा लोगों के ऊपर गिर गया। घटना के समय छज्जे के ऊपर 100 से ज़्यादा लोग मौजूद थे। और उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कारगिल विजय दिवस के रजत जयंती के अवसर पर एक अनोखा कदम उठाया गया। मुरादाबाद नगर निगम द्वारा कारगिल शहीदों की याद में दिल्ली रोड पर 3D वॉल पेंटिंग बनाई गई। इसमें कारगिल युद्ध के दौरान शहीद हुए जवानों की तस्वीरें और उनकी कहानियां दर्शाई गई हैं। ये पेंटिंग न केवल शहीदों को श्रद्धांजलि देती है बल्कि उनकी वीरता और बलिदान की भी याद दिलाती है। मुरादाबाद शहर में जो ABD एरिया है, जो स्मार्ट सिटी एरिया है, वो मुरादाबाद के एक चुने हुए हिस्से में ही है। उसमें जो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत के कार्य तो हो ही रहे हैं और उसमें कई सारे कार्य अब उभर के दिखने लगे हैं, कंप्लीशन की तरफ हैं। तो उन सब से जो एक डिफरेंट एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा है शहर में, उसका लुक बदल रहा है, वो अपने आप में है। नगर निगम में नगर आयुक्त के द्वारा नगर निगम के माध्यम से विभिन्न सड़कों पर ऐसी चीज़ें क्रिएट की जा रही हैं, ऐसे व्यूज़ क्रिएट किए जा रहे हैं जो हमारे युवाओं को इंस्पायर करें, जो लोगों को देखने में अच्छे लगें, जो सड़क के हिसाब से सहूलियत भरे हों, लोगों को गाइड करें। इन सारे तरीके की चीज़ों को चुना गया है और साथ ही साथ ये भी कि मुरादाबाद की अपनी कल्चर भी उसमें दिखे। गांठ हम मना रहे हैं कारगिल विजय की, और इस संबंध में नई पीढ़ी को सेना के प्रति, देशभक्ति के प्रति और जो बलिदान हमारे वीर शहीदों ने दिया उसके प्रति जागरूक रखा जाए। तो सन 47 से लेकर अब तक भारतीय सेना के पराक्रम और जो भी सेना की उपलब्धियां हैं उसके लिए एक बहुत ही वृहद स्तर का वॉर म्यूजियम भी मुरादाबाद में बनाया जा रहा है। इसी तरीके से कारगिल पैनल, दीनदयाल उपाध्याय जी का पैनल, तमाम चीज़ें हमने ऑलरेडी कर दी हैं और हम सभी नागरिकों से यह निवेदन करते हैं कि नगर निगम मुरादाबाद और स्मार्ट सिटी मुरादाबाद के ऑफिस में जो भी सजेशन देना चाहें शहर को और अच्छा और आकर्षक बनाने के लिए, वो आप सभी सादर आमंत्रित हैं। और अब विधानसभा चुनाव से जुड़ी कुछ खबरें। हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की कोशिश में जुटी बीजेपी ने प्रत्याशियों के नाम पर मंथन का काम अब पूरा कर लिया है। यहाँ की सभी 90 विधानसभा सीट्स के लिए नामांकन का दौर कल से शुरू होगा। लिहाजा ये तय माना जा रहा है कि आज बीजेपी अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर सकती है। सूत्रों के अनुसार पहली सूची में 70 प्रत्याशियों के नाम हो सकते हैं। कांग्रेस भी आज अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर सकती है। दरअसल हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ उसका गठबंधन तय है, लेकिन सीट शेयरिंग पर मामला अटका है। इसे लेकर आज कांग्रेस और आप नेताओं की बैठक होने वाली है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल से आप सांसद राघव चड्ढा मुलाकात करेंगे। वैसे सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार कांग्रेस ने आप से 10 सीटों की मांग की है, जबकि कांग्रेस 7 सीट देने को राजी है।
जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार अभियान तेज हो गया है। इस चरण में 18 सितंबर को मतदान होगा। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद हो रहे पहले विधानसभा चुनाव में जीत के लिए सभी दलों ने ताकत झोंक दी है। बीजेपी ने प्रत्याशियों की घोषणा करने के बाद अपनी रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज रामबन और अनंतनाग जिलों में प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। पोप फ्रांसिस ने 4 सितंबर 2016 को मदर टेरेसा को संत घोषित किया था। वाराणसी में संत दिवस के अवसर पर मदर टेरेसा की मूर्ति के सामने स्कूली बच्चों, सिस्टर्स और पादरियों ने धूमधाम से इसका जश्न मनाया और मदर टेरेसा को याद कर प्रार्थनाएं की। हमारे संवाददाता हरिकेश बहादुर की ये रिपोर्ट देखिए। काशी में मदर टेरेसा की यह मूर्ति और सिस्टर्स हैं, कई स्कूलों के छात्र हैं और ये मना रहे हैं उस दिन को जिस दिन मदर टेरेसा को संत की उपाधि मिली, यानी 4 सितंबर 2016 की ही जो तिथि पड़ती है, आज हम उसको मना रहे हैं। सेंट मैरी चर्च के बिशप हैं यूजिन जोसेफ साहब। हम लोग सब खुश हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए जब मदर टेरेसा संत घोषित की गई। और हर वर्ष हम बच्चों के साथ, शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ और हमारे दोस्तों और शुभचिंतकों के साथ इस स्मृति स्थल पर एकत्रित होते हैं जो कि कंटोनमेंट में स्थित है। और कंटोनमेंट अधिकारियों के प्रति मैं कृतज्ञता प्रकट करता हूँ इस बड़े सुविधा के लिए, इस सुंदर व्यवस्था के लिए। और हम ये शुभकामना देते हैं सभी बच्चों को और काशी नगर को ये शुभकामना देते हैं। मदर टेरेसा का जो ख्वाब था, शांति, समानता, एकता और दरिद्रों को उत्थान, ये सदा बने रहे। सिस्टर लोग हैं जो मदर टेरेसा से ही प्रेरित हैं, आप क्या कहेंगे सिस्टर? I thank each and every one of them for all your love and concern which you granted today to make all of us happy. We ask you to pray for us that we may continue God's work. आप लोग बेटा क्या सीखा आप लोगों ने आज? हम लोगों ने ये सीखा कि यदि हम समाज में परिवर्तन चाहते हैं, लोगों में परिवर्तन चाहते हैं, तो हमें पहले खुद में परिवर्तन करना होगा। यदि हम बड़े बड़े कार्यों को ना करके छोटे कार्यों पे भी ध्यान दें तो उससे भी परिवर्तन लाया जा सकता है। Mother Teresa said, "A life not lived for others is not a life." We all cannot become like Mother Teresa, but at least we can draw inspiration from her to help each other and make our lives easier. Thank you. हमें मदर टेरेसा के पद चिन्हों पर चलना चाहिए और दूसरों की भलाई करनी चाहिए। हर वर्ग के लोगों में उत्साह है मदर टेरेसा के जीवन को लेकर। संत घोषित की गई, वह आज दिन 4 सितंबर मना रहे हैं सभी लोग मिलकर पूरे उत्साह से। डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, वाराणसी। उत्तर प्रदेश में बहराइच में भेड़ियों के मद्देनजर अब वन विभाग ने घर घर जागरूकता का अभियान चलाया है। इसके तहत लोगों को भेड़ियों से खुद को, अपने बच्चों को कैसे सुरक्षित रखा जाए, इसके बारे में जानकारियां साझा की जा रही हैं। यहाँ पे आतंक तो बहुत है, भेड़ियों का बहुत मतलब लोग डरे हुए हैं और वन विभाग की टीम आ रही है, हम लोग को समझा रही है कि आप लोग घर के अंदर रहिए, पल्ला दरवाज़ा बंद करके सोइए, मच्छरदानी लगा के सोइए, ताकि मतलब आप लोग हमलों से बचते रहिए। एक दिन बैठे सनी घर में अंदर कई दिन जाता है, बैठ रहा जाता है, लेकिन निकारा नहीं जाता है बाहर, लेकिन हमारे बाहर नहीं निकली था, दरवाज़ा नहीं खोली था। यह समझाते हैं कि अपन अपने बच्चे अपने अपने का साथ रखो, अपने घर रखो, लाठी डंडा लेकर, टार्च लेके निकलो। और नए वित्त वर्ष में विदेशी निवेश के फ्लो को लेकर के अच्छा ट्रेंड देखने को मिल रहा है। ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के दौरान भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में करीब 48% की शानदार तेजी आई है और आंकड़ा $16 बिलियन के पार निकल गया है। DPIIT के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून के बीच 3 महीनों में भारत में $16.17 बिलियन का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया। यह आंकड़ा एक साल पहले की समान अवधि की तुलना में करीब 48% ज़्यादा है। पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि यानी अप्रैल से जून 2023 के 3 महीनों के दौरान FDI इनफ्लो करीब $11 बिलियन रहा था। अच्छी खबर यह है कि सिंगापुर FDI फ्लो के लिहाज से सबसे ऊपर, करीब 24% FDI सिंगापुर से आई है और इसमें और ज़्यादा मजबूती लाने का प्रयास किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी सिंगापुर पहुंच चुके हैं और कई सारे क्षेत्रों में जो प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता है वो होनी है। एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, साथ ही साथ कनेक्टिविटी, 2 नए
एरियाज हैं जिनको ऐड किया गया है, जो पहले से चल रही वार्ताएं हैं उनके साथ में। और लगभग 45% भारतीय कंपनियां अपने मानव संसाधन प्रक्रियाओं में जेनरेटिव एआई को लागू कर चुकी हैं या फिर इसका परीक्षण कर रही हैं। फिकी और बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (BCG) की रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक जेन एआई के साथ लगभग 93% कंपनियों ने बेहतर दक्षता और उत्पादकता दिखाई है। फिकी इनोवेशन समिट 2024 में इस रिपोर्ट को पेश किया गया और इसमें भारतीय HR परिदृश्य को नया आकार देने वाले परिवर्तनकारी बदलावों की रूपरेखा भी दी गई है। संगठनों के लिए तेजी से विकसित हो रहे कारोबारी माहौल में सफल होने की प्रमुख रणनीतियों पर भी विचार विमर्श किया गया। जैसे जैसे भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, HR फंक्शंस में भी बदलाव हो रहे हैं। ये बदलाव तकनीकी प्रगति और कार्यस्थलों की ज़रूरत से प्रेरित है। पैरालंपिक्स 2024 में भारतीय खिलाड़ियों का बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आज भारतीय खिलाड़ी एथलेटिक्स, पावर लिफ्टिंग, शूटिंग और तीरंदाजी में पदक के लिए जोर आजमाइश करते नजर आएंगे। पेरिस ओलंपिक्स में आज पुरुषों के शॉटपुट F46 फाइनल्स में 3 भारतीय खिलाड़ी मैदान में दिखेंगे। सचिन, मोहम्मद यासिर और रोहित सिंह भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। और समाचार के इस अंक में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आर्थिक जगत की सुर्खियां आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर